वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। जैसे कि पेट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उन सभी के लिए जैसे कि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है ये पार्ट। इसमें है जो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी वाली बुक है यूथ कंपटीशन की, उससे मैंने कराया है तो एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा। पहला है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। तो इधर लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम है और इधर है जो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम है। इधर कैसे हैं, ईस्ट इंडिया के हैं और इधर है जो ब्रिटिश क्राउन के हैं। तो पहले है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम देख लेंगे। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब का है, 1773 का है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब का है तो सन पूछता है, 1773 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और ये है जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसके द्वारा है जो क्या क्या हुआ। तो इसके द्वारा है जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। और इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन बने थे, तो जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, तो वहाँ पे जो प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बने थे एलिजा एम्पे। इनका नाम है जो याद रखिएगा, एलिजा एम्पे बने थे पहले मुख्य न्यायाधीश। फिर है और इसके द्वारा क्या हुआ, तो जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर होता था। 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके पहले बंगाल का गवर्नर होता था। जब ये लागू हुआ अधिनियम तो उसके बाद में है जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये 2 पॉइंट इसके क्लियर हो गए हैं। इसके बाद में क्या आया, तो इसके बाद में आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और ये हैं जो सन भी लगाने को आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का मिलान कीजिए या फिर आते हैं तो इसके सन ज़रूर याद रखिएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब का है, 1784 का है। इसके द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो इसके द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। किसकी, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। फिर इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1813। क्या आता है, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या किया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 में है जो शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का नियम बनाया गया। कितना, तो 1 लाख रुपए खर्च करने पर, किस पे, तो शिक्षा पे। किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और इसी में क्या किया गया, तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। किसको छोड़कर, चाय और चीनी को छोड़कर। चाय और चीनी पर कंपनी का था एकाधिकार, बाकी है जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं याद रखिएगा। फिर चार्टर एक्ट 1813 के बाद में कौन सा आया, चार्टर एक्ट 1833 आया। इसके द्वारा क्या किया गया, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का। और कौन से एक्ट के द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बन गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका नाम याद रखिएगा। और कौन से एक्ट के द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और इसमें क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 में समाप्त किया गया था लेकिन चाय और चीनी को छोड़कर। और इसमें क्या किया गया, पूरा है जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था जो उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। तो चौथे कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। प्रथम कौन था, तो लॉर्ड मैकाले थे कानूनी सदस्य में। नेक्स्ट है इसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। पहले 1813 आया, फिर 1833 आया, अब है 1853। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा क्या होता है, विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण मतलब कानून के निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। तो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुई, 1853 के द्वारा हुई, इसको याद रखिएगा। और सिविल सेवकों की भर्ती है, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी उसमें खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा हुआ।
तो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन में पारित अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब ये अधिनियम पारित हुआ था। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो अब है जो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये पहला अधिनियम है इसका ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन में पारित अधिनियम। तो पहला हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम कब का है? 1858 का है। इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें है जो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, अब क्या हो गया इसके द्वारा? तो इसके द्वारा भारत का वायसराय बना दिया गया। और कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ये पहले जो पद नहीं होता था भारत के राज्य सचिव का, और जब ये अधिनियम आया भारत शासन अधिनियम 1858, तो भारत के राज्य सचिव के पद का भी सृजन हो गया। और क्या हुआ इसमें? तो भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। तो पहले शासन किसका था? कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो उनका अधिकार है छीनकर किसको दे दिया गया? ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब इसके बाद में क्या है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय को है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और वायसराय किस अधिनियम के द्वारा बना था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा है जो वायसराय बना था। तो ये सभी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर है विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी इसी में हुई। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा है। इसके बाद में है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा क्या हुआ था? तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं था। तो इसमें जो ये भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें केंद्रीय विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे उनको पहले है जो वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये जब भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, इसके द्वारा है जो भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और उनसे प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें यह भी था कि पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। इसमें मतदान का अधिकार नहीं था और वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। फिर इसके बाद में कौन सा अधिनियम आया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ। पहला क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया इसके द्वारा। और इसी के द्वारा है जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब का है? तो 1909 अधिनियम का है। और ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कब किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसके बाद क्या आता है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। विषयों को 2 भागों आरक्षित व हस्तांतरित में बांटा गया। तो ये सब काम किस में हुए थे? तो भारत शासन अधिनियम में आए थे। और इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। पूछता है कब का है? तो 1919 का अधिनियम है। किसके द्वारा आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ भी इसी के द्वारा हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई, 1919 के द्वारा। और विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में है जो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। कैसे सरकार की? तो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था। और फिर उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो इसको है जो समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन को प्रांतों में। और जब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और शुरू कहाँ पे किया गया, तो केंद्र में शुरू किया गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ था? 1919 अधिनियम के द्वारा। समाप्त कब कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में कब लागू होता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्रीय बैंक और एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सिंध और उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया इसी के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। तो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा अधिनियम आया, फिर ब्रिटिश क्राउन के अधिनियम कौन से अधिनियम आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके बाद में है भारतीय संविधान सभा, इससे भी क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहले देखेंगे गठन। तो भारतीय संविधान सभा का गठन है जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन योजना कब की है? 1946 में आई थी कैबिनेट मिशन योजना। उसके तहत किया गया किस प्रकार से? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। और इसमें भारतीय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? जब गठन किया गया 1946 में, तब इसमें सदस्य कितने थे भारतीय संविधान सभा में? तो कुल 389 सदस्य थे इसमें। और 389 में ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296 थे। देसी रियासत से 93 थे। और महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी। एक पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और देसी रियासत से भी पूछा जाता है कितने थे? तो देसी रियासत से 93 थे। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद में भारतीय संविधान सभा में पदाधिकारी कौन थे? तो पदाधिकारी अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी से। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। तो ये चारों लोगों के नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। स्थायी अगर पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। उपाध्यक्ष पूछता है तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। संवैधानिक सलाहकार पूछता है तो बी.एन. राव हो जाएंगे। इसके बाद में है उद्देश्य प्रस्ताव आया। तो भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव है जो पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया था ये उद्देश्य प्रस्ताव? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया गया। और पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। तो दोनों डेट याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव है जो पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। और इसकी बैठक अंतिम भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक है जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो ये सभी हैं जो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुल सदस्य कितने थे? देसी रियासत से कितने थे? ब्रिटिश से कितने थे? महिला कितनी थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। तो यह था भारतीय संविधान सभा से। इसके बाद में है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो भारतीय संविधान में जो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनाई दी गई थी, कमेटी मतलब, और उनके अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति।
तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू हैं जो प्रधानमंत्री थे। तो संघ क्या होता है, बड़ी चीज़ होती है, तो बड़ी वाली चीज़ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ऐसा करके याद रखिएगा। तो संघ शक्ति, संघ जहाँ पे संघ आ जाए वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कर दीजिएगा, इतना याद रखिएगा। तो संघ शक्ति समिति हो गया, संघीय संविधान समिति हो गया, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नियम हो गया, प्रक्रिया हो गया, संचालन है, तो ये सभी एक ही लोग करेंगे, नियम, प्रक्रिया, संचालन। तो ये क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसमें से पूछा जाता है प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कभी कभी पूछा जाता है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन तो हुआ 29 अगस्त 1947 को। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा इस डेट को। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, 7 थे, ये भी याद रखिएगा। और प्रारूप समिति का गठन के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो संघ हो गया, संघीय संविधान समिति हो गया, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नियम हो गया, प्रक्रिया हो गया, संचालन हो गया, इसके कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये सभी समितियां थीं और इनके अध्यक्ष थे, इनको याद रखिएगा। फिर है भारत का संविधान। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो पारित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब से हुआ, 26 जनवरी। दोनों डेट में 26 है, तो नवंबर इधर याद रखिएगा, इधर 26 जनवरी को, 26 जनवरी इधर लागू हुआ था और इधर पारित किया गया नवंबर में 1949, इधर हो जाएगा 1950। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। और संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कुल है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसमें। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 सूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। और अब कितने हैं, तो अभी भी 22 भाग हैं, अनुसूची बढ़ गई है, अनुसूची 12 हो गई हैं, अनुच्छेद 395 हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, 22 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और ये अनुच्छेद जो 465 लिखा हुआ है, ये जैसे कि कोई अनुच्छेद होता है उसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, वो सब जोड़ के इसको किया गया है। लेकिन एग्ज़ाम में आप 395 ही करिएगा, यही करेक्ट माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। इसके बाद में है संविधान के स्रोत। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, जर्मनी से, रूस से, अफ्रीका से, जापान से। तो पहले है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से है जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया। तो जो विधि का शासन मतलब कानून बनाने का, और एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको कैसे हटाया जाए, ये भी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग भी इसी से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है इससे, और विधियों के समान संरक्षण, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और फिर है भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। केंद्र और राज्य
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास ये किससे ली गई, कनाडा के पास से ली गई हैं। तो इसमें पूछा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब पूछा जाता है। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व, तो बहुत ही पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है और महाभियोग की प्रक्रिया पूछे तो यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। सोवियत संघ मतलब कि रूस भी आता है कहीं कहीं पे लिख के, कहीं पे सोवियत संघ और यूएसएसआर भी लिख के आता है। तो यहाँ से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 368 में है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान में से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के द्वारा लिया गया है। तो ये संविधान के स्रोत थे, किस देश से क्या लिया गया है। इसके बाद में है उद्देशिका प्रस्तावना। उद्देशिका प्रस्तावना में क्या दिया गया है, इसको जरूर पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो उद्देशिका प्रस्तावना में लिखा है कि भारत होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पूछता है उद्देशिका में क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, तो ये जब आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो भारत होगा, भारत लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये कहाँ पे लिखा है, उद्देशिका प्रस्तावना में लिखा है। न्याय कौन कौन से, तो 3 प्रकार के प्रस्तावना में, उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के। केवल कभी कभी पूछ लेता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो 3 कौन कौन है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक है और राजनीतिक है। नाम भी पूछता है, धार्मिक लगा देता है तो धार्मिक न्याय नहीं होता है। तो ये 3 याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी है, तो स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार के हैं। समता कितनी प्रकार की हैं, प्रतिष्ठा की है और अवसर की, 2 प्रकार की समताएं दी गई हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन आता है कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसके द्वारा कौन कौन से शब्द हैं जोड़े गए थे इसमें प्रस्तावना में, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सब पहले नहीं थे, इसको जोड़ा गया बाद में इसमें कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, से याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। और कब हुआ था, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है केशवानंद भारतीवाद, ये कब का है, 1973 का। केवल डेट भी पूछ लेता है कि केशवानंद भारती केस कब का है, 1973 का है। इसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका का संविधान भाग माना गया है। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। तो उद्देशिका को आत्मा किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था, याद रखिएगा। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। संविधान की आत्मा किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका को कहा है, ये याद रखिएगा। तो ये थे उद्देशिका से संबंधित। अब है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक में पहला है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय गान कौन है, जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, शक संवत है, इसको याद रखिएगा। कमल क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जलीय, राष्ट्रीय जलीय कौन है, डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो ये थे राष्ट्रीय प्रतीक। अब इसके बाद में है नए राज्यों का गठन।
तो नए राज्यों के गठन में है जो आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन किया गया था। कब किया गया? तो इसका गठन है 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था। और कौन सा आयोग बना था? तो फजल अली आयोग बना था, उसके द्वारा इसका गठन किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को किया गया। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को। और मेघालय का 21 जनवरी 1972 को। तो 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर के 3 राज्य थे, इनका गठन किया गया था। किनका किनका किया गया है? तो ये है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का डेट सेम है तो इजी हो जाएगा याद करने में। 21 जनवरी 1972 को इनका गठन किया गया था, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। फिर सिक्किम का कब किया गया? 16 मई 1975 को किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को। तो ये भी पूर्वोत्तर का राज्य है, तो इनका कब हुआ? इनका भी सेम है। मिजोरम, अरुणाचल एक साथ हुआ 20 फरवरी 1987 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का कब हुआ? 16 मई 1975 को हुआ। उसके बाद में गोवा का हुआ 30 मई 1987 को। फिर है छत्तीसगढ़ का हुआ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड का कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। तो 2000 में कौन कौन से हुआ? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। एक ट्रिक होती है CUG याद रखिएगा। और ये क्रम से भी है, पहले छत्तीसगढ़ का हुआ 1 को, फिर उत्तराखंड का 9 नवंबर को, झारखंड का 15 नवंबर को, और सभी का कब हुआ? 2000 में हुआ था। तो CUJ इसका ट्रिक होता है, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना का कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद है राज्यों का गठन, महत्वपूर्ण तथ्य। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य हो जाएगा 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग कब का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और 2 अन्य सदस्य थे इसके, KM फड़क्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो 2 अन्य सदस्यों के नाम भी याद रखिएगा, KM फड़क्कर और हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। कब की गई इनकी? तो 1 नवंबर 1956 को की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो ये 4 राज्य हैं, इनकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। अब इसके बाद है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार है आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में है। भाग कौन सा है? तो 3 है। भाग भी याद रखिएगा, भाग 3 में है। मूल अधिकार 12 से 35 है। तो पहला है पहले में है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में है। तो ये थे मूल अधिकारों के बारे में, 12 से 35 से भाग 3 में है। इसके बाद में है मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो मूल अधिकार हैं जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया कब का? 1978 में। उसके द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया। तो संपत्ति के जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसे क्या बना दिया गया? तो विधिक अधिकार मतलब कि लीगल राइट बना दिया गया। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया? तो इसको 300A में रखा गया। ए या का कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु आर्टिकल
32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट है जो अगर मूल अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो मूल अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं दोनों। और कौन कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। नाम सभी के याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसार जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे तो आर्टिकल 19 है जो समाप्त हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 358 में है। इसके बाद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका उपबंध है संविधान के भाग 4 में है। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। मूल अधिकार भाग 3 में थे। अनुच्छेद इसका कौन सा है नीति निर्देशक तत्व? तो इनको DPSP कहते हैं, याद रखिएगा, DPSP। ये आर्टिकल 36 से 51 में है और ये है जो गैरवाद है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है इसको। और इसका उद्देश्य क्या है? तो DPSP का उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके बाद में है मूल कर्तव्य। DPSP के बाद में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A है। भाग कौन सा है? 4A है। मूल कर्तव्य का फंडामेंटल ड्यूटीज़ अनुच्छेद 51A में है। इसके बारे में दिया है जो ये मूल कर्तव्य हैं जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कब जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में कितनी है? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और क्या था ये? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो 6 से 14 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई है जो माता पिता का कर्तव्य है, इसके बारे में इसमें दिया गया हुआ है। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। इसके बाद में भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होता है। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का पहले है जो निर्वाचन के बारे में देखेंगे। तो निर्वाचन है जो उसका निर्वाचन मंडल द्वारा होता है और इसमें कौन सा सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें जो इलेक्टेड MP MLA हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं, इसको याद रखिएगा। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। शपथ कौन राष्ट्रपति को दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी उपस्थिति में इनको शपथ दिलाई जाती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इन्हें हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो महाभियोग के द्वारा। आर्टिकल 61 में इसको दिया गया है। आर्टिकल 61 में दिया गया हुआ है। और योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति के पद के लिए? तो भारत का नागरिक हो, एज इसकी याद रखिएगा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। तो ये सब है जो राष्ट्रपति के बारे में दिया गया था, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है किस प्रकार से? तो महाभियोग के द्वारा। किस आर्टिकल में? अभी मैंने बताया आर्टिकल 61 में है। और महाभियोग है जो लगाया जा सकता है, तो उसके लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पारित कहाँ पे होगा? तो दोनों सदनों द्वारा इसको अलग अलग पारित किया जाता है। और कितनी से बहुमत से? तो कुल संख्या का 2/3 से इसको
पारित होना पड़ेगा। दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का भी ऐसा ही होता है, इसमें याद रखिएगा, उसमें ऊपर दिया नहीं गया था, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है, दोनों का है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। और योग्यता क्या होती है, ये भी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। और ये त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति किसे देता है, इन्हें देता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब इसके बाद में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद शामिल है, कौन कौन से शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट के राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। ये सब किस में शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। नियुक्ति इसकी कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है इसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसको हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। और आकार इसका कितना होता है, तो इसका आकार होता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो 91वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, आकार इसका होता है। लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद में है महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है और ये है जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। नियुक्तिकर्ता कौन इसका होता है, महान्यायवादी का राष्ट्रपति होता है। योग्यता क्या होती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यताएं होती हैं वही महान्यायवादी की होती हैं। अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इन्हें। संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। जो महान्यायवादी होते हैं उनको संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग तो ले सकते हैं लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते हैं। कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं और वैसे तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल याद रखिएगा 148 है, इम्पोर्टेंट है। और इनका कार्य क्या होता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्य क्या होता है इनका, केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना होता है। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके जो लेखा परीक्षण है उनका परीक्षण करता है कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में है। रिपोर्ट किसे अपनी सौंपता है, जो परीक्षण करता है राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल क्या होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो और जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का ये पात्र नहीं रहता है, ये भी याद रखिएगा। अब है संसद के अंग। संसद के 3 अंग होते हैं, सरला से ट्रिक होती है, याद रखिएगा। सरला 79 आर्टिकल में 7 से संसद, 8 से हो गया राज्यसभा, 80 में, लोकसभा 81 में। तो संसद में कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है संसद के अंग बताइए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अपर हाउस इसको कहते हैं लोअर हाउस। और संसद इसके बाद में पहला है राज्यसभा। राज्यसभा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में है।
गठन कब किया गया राज्यसभा का? तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। गठन 3 अप्रैल को हुआ और बैठक है जो 13 मई 1952 को हुई। उच्च सदन है जो स्थायी सदन होता है। सदस्य संख्या कितनी है? तो सदस्य संख्या 250, 238 निर्वाचित और 12 हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245, 233 हैं जो निर्वाचित किए जाते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है संसद सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है आयु, याद रखिएगा। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद समाप्ति पर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्थायी सदन से होते हैं, स्थायी सदन है ये। कार्यकाल 6 वर्ष होता है उनके सदस्यों का और 1/3 सदस्य हैं जो 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। प्रथम सभापति कौन थे राज्यसभा के? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद में है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन कहते हैं। सदस्य संख्या इसमें है जो 550 है, 530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से है। वर्तमान में 543 है, 524 राज्यों से, 19 संघ राज्य क्षेत्रों से है। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर कह सकते हैं या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। फिर है दोनों सदन जो कि राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उनके संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में? संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल में है। कारण क्या होता है? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक कराई जाती है। और आहूत कौन करता है, मतलब कि बुलाता कौन है ये बैठक? तो राष्ट्रपति करता है आहूत। अध्यक्षता इसकी कौन करता है बैठक की? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक पारित होता है कैसे? तो साधारण बहुमत से होता है और नहीं बुलाई जा सकती है संविधान संशोधन विधेयक की दिशा में। अगर संविधान संशोधन विधेयक लाया गया हुआ है तो बैठक है जो इसको नहीं बुलाया जा सकता है। अब तक बुलाई गई कितनी बार हुआ है संयुक्त बैठक? तो संयुक्त बैठक है अब तक है जो 3 बार हो चुका है। फिर उसके बाद में है वित्त समितियाँ। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये सब क्या हैं? वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन और लोक लेखा समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राक्कलन में है जो 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन में कितने सदस्य होते हैं पूछा जाता है एग्जाम में। प्राक्कलन से कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं और कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। फिर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसके सदस्य लोकसभा से 15 होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। ये भी पूछा जाता है। जो लोक लेखा समिति है इसमें सदस्य 22 हैं, 15 हैं लोकसभा से, 7 हैं राज्यसभा से। उसके बाद में है लोक उपक्रम समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी है जो सेम है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है धन विधेयक। तो धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। पेश कहाँ किया जाता है धन विधेयक के? तो ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक को रोक कौन सकता है? तो राज्यसभा रोक सकती है, अधिकतम 14 दिन तक इसको रोक सकती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका है जो एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी न्याय प्रणाली है? एकीकृत न्याय प्रणाली है। तो पहले अधीनस्थ, सबसे पहले क्या है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद में उच्च न्यायालय, फिर होता है अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद में है उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 में है। और जो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। डेट याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है।
और जिसमें 33 न्यायाधीश होते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। और न्यायाधीश नियुक्त होने की जो अर्हताएँ मतलब योग्यता क्या होती हैं, तो न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट का बनने के लिए भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रह रहा हो। कितने वर्ष तक का, तो 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा हो। कहाँ पे, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में। उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। तो किसकी राय में पारंगत विधिवेता हो, राष्ट्रपति की। तो ये थी योग्यताएं। फिर नियुक्ति कैसे होती है न्यायाधीश की, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है मुख्य न्यायाधीश, और या फिर जो अन्य न्यायाधीश होती हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस सिफारिश पर, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। ये इम्पोर्टेंट है, सही याद रखिएगा। कॉलेजियम में कौन कौन शामिल हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो जो कॉलेजियम होता है उसमें भारत का जो चीफ जस्टिस होता है वो शामिल होता है, और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जो होते हैं वो न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। और शपथ कौन दिलाता है, तो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, तो जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से, तो 2/3 बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये सब था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। और आर्टिकल सुप्रीम, इसके बाद में क्या है, उच्च न्यायालय। अभी ऊपर क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट था, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी कौन नियुक्ति करता है, कि कौन शपथ दिलाता है, उसके बारे में। अब है जो उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय है आर्टिकल 214 में दिया गया हुआ है। उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या 25 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, तो 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो सेम कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल, और उधर कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति होने की अर्हता भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्ष तक इस पर रहा हो। और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, तो 65 होती है। और सुप्रीम कोर्ट की इसमें 62 होती है, 62 होती है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 65 होती है। हाई कोर्ट में कितनी होती है, 62। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा है जो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और उच्च न्यायालय का आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 214 में है। तो ये थे उच्च न्यायालय, और ये था हाई कोर्ट, और वो था सुप्रीम कोर्ट। दोनों को मैंने पढ़ा दिया है, इसको एक बार रिवाइज करिएगा। सुप्रीम कोर्ट 124 में है और हाई कोर्ट 214 में है। कल की क्लास में राज्यपाल और जो बाकी आर्टिकल ये सब कराएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।